Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगाधारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आदिकाल से जो हमारा क्लास हो चुका है उससे प्रश्न करवा रहे हैं। तो आदिकाल भाग 1, भाग 2, भाग 3 हो चुका है प्रश्नोत्तरी। ये भाग 4 है और तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने ये न्यूज़ के माध्यम तो सुना ही होगा कि माध्यमिक बोर्ड ने विज्ञापन निरस्त कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने समय से परीक्षा होगा। जुलाई के पहले एग्ज़ाम हो जाना है जहाँ तक मेरी अनुमान है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना समय गंवाएं हम शुरू करते हैं इस विविधा प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? वीरगाथा काल मतलब आदिकाल। आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल कहते हैं। यह वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल का नामकरण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पढ़ाते वक्त बताया गया था। तो वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। विकल्प भी सही होता है। अब देखिए, इसे पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? 4 संस्करण उपलब्ध हैं पृथ्वीराज रासो के। पहला संस्करण जो है पृथ्वीराज रासो का, वह बृहद संस्करण है जिसके प्रकाशन का काम नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में कुल 69 समय या खंड हैं, जिसमें छंदों की संख्या लगभग 16,306 छंद हैं। 16,300 छंद से युक्त है। द्वितीय संस्करण में पृथ्वीराज रासो में कुल 7,000 छंद हैं। द्वितीय संस्करण में इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अहोबरा एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा संस्करण लघु संस्करण है, जिसमें 3500 छंदों का है और इसमें 19 समय या सर्ग हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और चौथा संस्करण सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें मात्र 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा कुछ विद्वानों मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुकी संवाद के रूप में रचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज और उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाट्य अनेक विधाओं में ये चंद्रबरदाई भी पारंगत थे। अगला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 बरिस ले कुक्कुर जिये और 13 जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ आपका पीजीटी 2013 में भी पूछा जा चुका है। तो ये पंक्तियाँ आती हैं आला की हैं। ये पंक्तियाँ आला खंड से संबंधित हैं और ये आला खंड जगनी के द्वारा रचित परमाल रासों से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक 2 वीर
सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णन की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक कथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यही आल्हा विधा है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? अभी हमने पहले क्वेश्चन में इस प्रश्न का उत्तर बताया था। पद्मिनी, कमलिनी, चंद्रिका, संयोगिता किसके प्रति अनुरक्त थे? तो इसमें होता है संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। अब देख लीजिए इस प्रश्न की भी व्याख्या यहाँ पर भी। पृथ्वीराज चौहान के राजा जयचंद्र की, अब याद देखिए, पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। किसकी पुत्री थी संयोगिता? ये संयोगिता पुत्री थी कन्नौज के राजा जयचंद्र की। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी, मतलब इनको भी पृथ्वीराज से अनुराग प्रेम था। पृथ्वीराज के बढ़ते उत्कर्ष को जयचंद्र सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद्र ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आ गए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर अपने देश को चले गए। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो 1929 में लिखे थे उसका अध्ययन गहनता पूर्व आपने किया है तो ये सारे के सारे प्रश्न आप कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें विकल्प होता है बी सही, सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है हस्तिनापुर के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ था और अजमेर के राजा सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ने अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह सोमेश्वर से कर दिया और उनके करने के एहसान चुकाया। राजा इंद्रावती का ही एक नाम कमला है। इंद्रावती इनका जिससे विवाह लिया उनका नाम इंद्रावती था। मतलब पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का जिससे पिताजी सोमेश्वर उनकी शादी जिससे हुई उनका नाम इंद्रावती था और इंद्रावती का नाम कहीं कहीं कमला भी मिलता है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो इसमें हम सभी जानते हैं सिख साहित्य उपलब्ध है, बाकी ये तीनों साहित्य हमें देखने को मिल जाते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल जिसका समय है 1050 से 1375 संवत तक के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल तथा अन्य नामों से उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य है, लेकिन सिख साहित्य का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? ये वीर गाथा काल की रचना कौन सी नहीं है? तो संदेश रासक है ही, आलाखंड है ही, जयमेंग जसचंद्रिका भटकेदार की है ही, ये भक्तमाल ये रचना नहीं है। तो ये भक्तमाल रचना किसकी है? नाभादास की ये भक्तमाल रचना है और इसकी रचना भक्तमाल पर प्रियादास ने 1712 ईस्वी में टीका लिखा जिसमें 200 भक्तों का जीवन चरित 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसी जी को भक्तमाल का
भक्ति सुमेर कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस क्या था? आदिकालीन साहित्य का मुख्य रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उसमें दरबारी कवि होते थे। दरबारी कवि क्या करते थे? दरबारों में काव्य रचना करते थे सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, और सैनिकों का उत्साहवर्धन वीर रस के कारण ही होता था। विकल्प डी सही होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। इसके नामकरण से स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना के किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने राजास्त्राओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता है, अर्थात वीरगाथा काल में यह वीर रस की प्रधानता थी। अब अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की थी। विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की? 14 ग्रंथों की रचना की। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट भाषा में है। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली भाषा में है। पदावली किस में है? मैथिली भाषा में है। इसमें से कीर्ति पताका का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ है। कीर्ति पताका। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। विद्यापति ने इसे क्या कहा है? कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनका अन्य रचना भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, विभासार, वर्षकृत्य, गयापतन है। गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल 14 ग्रंथ बताए जाते हैं। 14 के नाम ऊपर हमने गिनवा दिया है। और इनके नाटक क्या है? गोरक्ष विजय इनके नाटक का नाम है। गोरक्ष विजय इनके नाटक का नाम है। देसिल बहना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? देसी बहना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो उपर्युक्त यह उक्ति है विद्यापति जी की है। इसका अर्थ है देसिल बहना सब जन मिठा, इसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। विद्यापति ठाकुर था। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? अब यहां देखिए, प्रणेता पूछा है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो प्रणेता है आदिनाथ। आदिनाथ से ही नाथों की परंपरा शुरू होती है। क्वेश्चन को घुमाया, नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ ही हैं, क्योंकि आदिनाथों से ही नाथ पंथ की परंपरा शुरू होती है। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। योगिक क्रियाओं के द्वारा उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का
अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में कुल 9 नाथ थे, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारणीनाथ, गहिनीनाथ, चरपटा, रेवड़ानाथ, नागनाथ, भारतीनाथ, गोपीचंद्र नाथ मुख्य इसमें माने जाते हैं। 11वां प्रश्न, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो इसमें विकल्प डी सही होता है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, और दोनों का योग। यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 का ये प्रश्न है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षड चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। हिंदी साहित्य में षड मार्ग वाला संप्रदाय किसने चलाया था? गोरखनाथ ने ही चलाया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? सिद्धों की साधना में, पीजीटी 2000 का प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो इसमें विकल्प ए सही होता है, वज्र। तांत्रिक सिद्धों का मूला आधार लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने इनको भी कालाग्नि में लपेट लिया और वे पंच महाभूतों को समस्त भव का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंतकारणवादी बन बैठे, चिंतन कारणवादी बैठ गए। इंद्रियों तथा इनके विषयों को तो इन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय मन के केंद्र से उलटकर वह अर्ध आध्यात्मिक एवं दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए थे। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या है? डिंगल, अवहट, अपभ्रंश, तो इसमें हो जाएगा सांध्य भाषा। सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा, सांध्य भाषा या संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है कहीं कहीं। इस तरीके से यह आदिकाल से प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। चैनल को